नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के ऐसे कोने में झांक रहे हैं जहां अदालत खुद मुद्दई बन जाती। आज हम बात कर रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत होने वाली कार्यवाही की। आखिर यह प्रक्रिया है क्या और यह कैसे काम करती है? हमारे पास सीआरपीसी एक ऐसा दस्तावेज है जो इसी प्रक्रिया की परतें खोलता है। इसी के आधार पर हम आज पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। अगर एकदम आम भाषा में कहें तो यह धारा तब हरकत में आती है जब अदालत को शक होता है कि उसके सामने चल रही कार्यवाही में किसी ने झूठी गवाही दी या शायद नकली सबूत पेश किए। मतलब अदालत के साथ ही खेल करने की कोशिश की गई, लेकिन यह ध्यान रहे कि कोई यह आम शिकायत नहीं है जिसे कोई भी दर्ज करा दे। यह एक संजीदा न्यायिक प्रक्रिया है जिसे अदालत खुद शुरू करती है। इस कानूनी प्रक्रिया को सुलझाने की कोशिश करते हम 340 दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने के लिए अपनी बातें रख रहे हैं। मान लीजिए अदालत में कोई केस चल रहा है और गवाह या पार्टी झूठ बोल रहा है और नकली कागज दिखा रहा है। यहां से धारा 340 का सफर शुरू होता है। पहला कदम फर्स्ट स्टेप होता है न्यायालय द्वारा आवेदन पर विचार करना। यह आवेदन कोई बाहरी व्यक्ति भी दे सकता है या अदालत खुद भी इस पर गौर कर सकती है। जिस अदालत में मुख्य मामला चल रहा था या चल रहा है, यही अदालत पहले देखती है कि क्या धारा 340 के तहत कार्रवाई करने की जरूरत है भी या नहीं। केवल शक होने पर कार्रवाई शुरू नहीं होती। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है न्याय के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। न्यायालय को यह तसल्ली करनी होती है क्या कथित अपराध जैसी झूठी गवाही देना या झूठे सबूत गढ़ना इतना गंभीर है कि उसकी अलग से जांच करवाना न्याय के लिए जरूरी। यह एक तरह का पहला फिल्टर समझ लीजिए। अदालत सिर्फ आवेदन मिलने पर आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ती। अदालत आमतौर पर दोनों पक्षों को सुन सकती है, मतलब जिसने आवेदन दिया है उसे भी और जिसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं उसे भी। जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसे औपचारिक रूप से सुनना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी अदालत सुन सकती है। अदालत मामले से जुड़े दस्तावेज देखती है, सबूतों पर नजर डालती है और फिर अपनी एक राय बनाती है कि क्या प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ हुई है और क्या वो गड़बड़ इतनी बड़ी है कि उस पर आगे बढ़ना चाहिए। यदि अदालत को इस पहले फिल्टर में लगता है कि अदालत में कुछ गलत किया गया है या दाल में कुछ काला है, यह मामला आगे बढ़ाने लायक, तब यहां से दूसरा चरण शुरू होता है। अगर अदालत को प्राइमा फेसी पहली नजर में लगता है कि हाँ झूठी गवाही या नकली जैसा कोई अपराध हुआ है, तो वह एक प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आदेश दे सकती है। इस जांच का दायरा बहुत ही सीमित होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह पता लगाना है कि क्या वाकई कोई ऐसा अपराध हुआ है जो सीआरपीसी की धारा 195 में बताए गए अपराधों की श्रेणी में आता है, जैसे झूठी गवाही, नकली दस्तावेज पेश करना वगैरह। क्या इस पर बकायदा आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है? यह कोई फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। यह जांच अदालत स्वयं कर सकती है या अपने किसी मातहत अधिकारी या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को सौंप सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी एक विस्तृत ट्रायल नहीं, इसे आप हम एक तरह का विभागीय जांच या स्क्रीनिंग समझ सकते हैं, जिसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि क्या मामला इतना गंभीर है कि इसे आगे आपराधिक मुकदमे के लिए भेजा जाए। इस स्तर पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, बस देखा जा रहा है। यदि इस जांच से अदालत की राय और पुख्ता हो जा रही है कि यहां तो जानबूझकर झूठ बोला गया है
या नकली सबूत पेश किए गए हैं। तो यहां से अब आता है नेक्स्ट यानी तीसरा चरण, निष्कर्ष दर्ज करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइंडिंग। अगर प्रारंभिक जांच के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि हां प्रथम दृष्टया अपराध किया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई करना न्याय के हित में जरूरी, तो वह इस बात को सोचकर नहीं रखती बल्कि इसे लिखित रूप में दर्ज करती। यही लिखित निष्कर्ष आगे की कार्रवाई का पूरा आधार बनता है। इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि अदालत की राय में कौन सा अपराध बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आईपीसी की धारा 193 झूठी गवाही देना, धारा 196, 199, 200, 205, 463, 400 एक्सेट्रा। अदालत किन तथ्यों, सबूतों और कारणों के आधार पर नतीजे पर पहुंचती है, अदालत का यह औपचारिक मत होता है कि मामला आगे बढ़ाने लायक है। अदालत ने अपनी राय फॉर्मली रिकॉर्ड कर दी। अब एक सवाल आता है कि क्या उस व्यक्ति को सीधे जेल भेज दिया जाएगा जिसने झूठी गवाही दी, या झूठे दस्तावेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत। अब तो अपराध होने की पुष्टि पक्का हो गया है लगभग, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अदालत खुद सजा नहीं देती इस स्टेज पर। अब आता है नेक्स्ट यानी चौथा चरण, लिखित शिकायत तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ रिटेन कंप्लेंट। निष्कर्ष दर्ज करने के बाद निष्कर्ष की जांच करने वाली वही अदालत जिसने जांच की और निष्कर्ष लिखा, एक औपचारिक लिखित शिकायत तैयार करती है। अदालत खुद शिकायतकर्ता बनती है, लेकिन यह एक आम नागरिक जैसी शिकायत नहीं है। यह एक न्यायिक कार्रवाई के तहत तैयार किया गया औपचारिक दस्तावेज होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इस पर अदालत के पीठासीन अधिकारी यानी जज साहब का या अदालत द्वारा इस काम के लिए नामित किए गए अन्य जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। यह दिखाता है कि शिकायत हल्के में नहीं की जा रही है, बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद तैयार हुई है। इस अदालती शिकायत में मुख्य रूप से उस व्यक्ति का नाम होता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, अपराध का पूरा विवरण होता है, जिसे किए जाने का अदालत को संदेह है, जैसे आईपीसी की धारा 193, 196, 199 वगैरह, और उन तथ्यों व सबूतों का संक्षिप्त जिक्र होता है जो प्रारंभिक जांच व निष्कर्ष के आधार पर उस अपराध की ओर इशारा करते हैं। यह एक तरह से चार्जशीट का आधार तैयार करती है। अब अगला मोड़ आता है, आगे के लिए शिकायत तैयार हो गई, जज साहब के हस्ताक्षर भी हो गए। अब शिकायत को 5वें चरण में क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजना, फॉरवर्डिंग टू कंपेटेंट मजिस्ट्रेट। शिकायत जो न्यायालय तैयार करती है उसे अपने पास नहीं रखती, उसे क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के पास भेजती है, जिसके पास मुकदमे की सुनवाई करने का कानूनी व भौगोलिक क्षेत्राधिकार। शिकायत भेजने वाली अदालत उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत है आदेश दे सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत सिक्योरिटी दे। अगर अपराध गंभीर है यानी कि गैर जमानती किस्म का, यानी कि ऐसा अपराध जिसमें जमानत मिलना अधिकार नहीं होता, तो शिकायत भेजने वाली अदालत उसे हिरासत में लेकर सीधे मजिस्ट्रेट के पास भेजने का निर्देश दे सकती है। अब यह दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी गंभीर हो सकती है। इसके आगे शुरू होता है नेक्स्ट यानी छठा चरण, आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल ट्रायल। अब दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक नियमित मुकदमे की कार्यवाही शुरू होगी, जैसे पुलिस द्वारा चार्जशीट पर होती है। अब पूरा ट्रायल चलेगा जैसे नॉर्मल क्रिमिनल केस में होता है। धारा 340 की कार्रवाई मूल केस से बिल्कुल अलग चलती है, जिसमें झूठ बोला गया था या झूठे सबूत दाखिल किए गए थे। मूल केस खत्म भी हो जाए
सबूत व दस्तावेज के लिए धारा 340 की शुरू हुई कार्रवाई अलग आपराधिक मामले के तौर पर चलती रहेगी। इस कार्रवाई से नाखुश पक्ष 341 के तहत अपील में जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक जांच में आरोपी को सुना जाना आवश्यक नहीं होता। इसका प्रमुख कारण यह भी है, संभावित आरोपित होने के कारण आरोपी को सुना जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह सवाल बेहद जायज है कि सुनवाई का अधिकार कब ट्रिगर होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।